कैसे हो साथियों? आपका नया चैप्टर शुरू हो गया है वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली पूरी तरीके से फिज़िक्स में घुलता है। यहाँ पे तो हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की, जैसे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, वेक्टर अलजेब्रा मैथ में तो 3 से 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसके साथ के इसकी सिस्टर जो चैप्टर है वो है 3D अलजेब्रा। बट अभी हम वेक्टर अलजेब्रा से काम चलाएंगे। बीच में अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन भी करना है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली 3 से 5 मार्क्स का चैप्टर है। और देखिए, यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली आपको यहाँ पे तो मेनली सबसे पहले तो स्केलर वर्सेस वेक्टर के बारे में देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और कैसे फिज़िक्स का वेक्टर और मैथ्स का वेक्टर अलग है या क्या लिमिटेशंस हैं। देन उसके बाद हमें यूनिट वेक्टर के बारे में बात करनी है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करनी है, यूनिट वेक्टर के बाद पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करनी है। देन उसके बाद हमें बात करनी है यहीं पे कि हम कॉस प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, उसके बारे में बात करनी है क्या होता है। फिर इसके बाद हमें वेक्टर या साइन या क्रॉस प्रोडक्ट, वो कॉस प्रोडक्ट है या क्रॉस है, क्रॉस के साथ साइन आएगा, वेक्टर आएगा। डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट द नंबर, ये एक नंबर होता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। और फाइनली हम करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपके बीटेक के फर्स्ट ईयर में या बीएससी के फर्स्ट ईयर में आप बात करोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, कि ऐसे ट्रिपल प्रोडक्ट करें जिसका स्केलर आए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब जो स्केलर नंबर आए, उसमें कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है। साथ में आपको मैं यहाँ वेक्टर ट्राइड भी बताऊंगा, आई जे के क्या होते हैं। और फाइनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम एप्लीकेशन देखेंगे, जो होता है पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका इतना ही है वेक्टर अलजेब्रा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शुरुआत अगर हमें करनी है वेक्टर अलजेब्रा की, तो हम शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो थोड़ी बच्चे वाली बात करेंगे। देखिए, हाँ, ये फिज़िक्स भी यहाँ पे ओवरलैप करेगा थोड़ा, तो हम हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे वेक्टर, और उसके बारे में थोड़ा बहुत हम डील करेंगे। देखिए, वेक्टर है क्या, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस। स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस, स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे है, मान लो सिंपल सी बात है, स्केलर क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें बस मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ वैल्यू होगी, कितना मीटर है, कितना ग्राम है, ऐसा। जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं, ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया डिस्टेंस, कि मैं चल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चल रहा है, तो डिस्टेंस। स्पीड, कि मेरी इतनी गति है, स्पीड है। मैंने बोल दिया मास, ठीक है, कि मैं 2 किलो चीनी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया टेम्परेचर। अरे सर, टेम्परेचर क्यों लिख दिया, टेम्परेचर तो हमेशा हॉटर से कोल्डर होता है। हीट क्यों लिख दिया सर, हीट भी हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी जाती है। सर प्रेशर क्यों लिख दिया, प्रेशर हमेशा कहाँ से जाता है, हाई से लो जाता है। सर फिर इसके बाद मेरे को लगता है आप फिर यहाँ पे ऑस्मोसिस भी लिख देंगे। ऑस्मोसिस होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। सर ये क्या कर दिया आपने, आपने तो यहाँ पे सारी चीज़ें वो लिख दी जो वेक्टर में आनी चाहिए थी, जैसे टेम्परेचर हॉट से कोल्ड, हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर, प्रेशर हाई से लो, ऑस्मोसिस लो से हाई। तो बच्चे ये नहीं होता वेक्टर, वेक्टर वो नहीं होता है जिसकी डायरेक्शन हो। हालांकि मैथ में वही चलता है, बट ये नहीं है। मैं आपको बताऊंगा वेक्टर होता क्या है। अभी तो बस ये देख लो वेक्टर है क्या, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस पर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, एज वेल एज डायरेक्शन, DIRN। एग्जाम्पल डिस्टेंस, मतलब चल रहा हूँ
उसको अगर हम ऐसा जोड़ दें कि मैं चल रहा हूँ नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, मेरी गति इतनी है बट मैं देहरादून से दिल्ली जा रहा हूँ, अब वो वेलोसिटी बन गई क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी जुड़ गई कि मैं देहरादून से कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। मास की जगह वेट हमेशा नीचे एक्ट करता है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और बताइए सर इसका एग्जाम्पल कुछ, तो बहुत हैं बच्चे, जैसे मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया। अच्छा सर वर्क भी होगा, नहीं, वर्क एनर्जी है और वर्क में डायरेक्शन नहीं होती तो वर्क इधर आएगा। सर और बताइए फिर टॉर्क हो गया बच्चे जैसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कभी आपने ये बोला कि यार मैं चीनी लेके जा रहा हूँ नॉर्थ में तो वो 2 किलो है, साउथ में वो 10 किलो हो गई, ऐसे तो नहीं होता, चीनी है, ठीक है। तो बेसिकली फिजिक्स तो ये बोलती है कि स्केलर वेक्टर 6th से 10th क्लास तक वही होते हैं। स्केलर वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, और वेक्टर वो होते हैं जिसकी डायरेक्शन हो सिर्फ। पर यहाँ दिक्कतें आ गई, टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, ऑस्मोसिस, इन सब की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, बट तभी भी मैं इन्हें स्केलर में गिन रहा हूँ। तो यहीं पे हमें देखना पड़ेगा 2 तरह के एडिशन। स्केलर वो हैं जो फॉलो करते हैं एल्जेब्रिक एडिशन, फॉलोज एल्जेब्रिक एडिशन, ये एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करते हैं, एल्जेब्रिक एडिशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंगल बिटवीन एनी टू सिस्टम having physical quantity is not considered। मतलब यहाँ पे एंगल होगा दो फिजिकल बॉडीज़ या फिजिकल सिस्टम के बीच जिनमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मान लो हम पे 2 वायर हैं, ये रही, करंट भी तो स्केलर क्वांटिटी है, I1 I2। मैंने बोला नेट करंट बताओ जो यहाँ से गुजरेगा, ये दोनों जुड़ी ना, तो आपने I बोलना है सीधा I1 + I2। आपको इससे मतलब थोड़ी है कि यहाँ पे एंगल थीटा 45 है, 20 है, 30 है, मतलब नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। बट जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, ये फॉलो करेंगी एल्जेब्रिक एडिशन, नहीं वेक्टर एडिशन। वो एल्जेब्रिक एडिशन कर रहा है, मतलब बस आपको ऐड कर देना है। अगर ये दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रही तो ऐड होगा, एक जा रही है एक आ रही तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस यहाँ एल्जेब्रिक एडिशन होता है। बट ये फॉलो करता है वेक्टर एडिशन को। ये वेक्टर एडिशन क्या भला है, मतलब सिंपल सी बात है, मान लो एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये रहा, F1 और F2, ठीक है, और इनका एंगल है बीच में 60, तो सीधा आप F को F1 + F2 नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप वेक्टर एडिशन लगाओगे। आपको भी पता है वो क्या होता है, √F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर + 2F1 F2 कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जो कि आज कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एडिशन करनी पड़ती है। ये तो रही फिजिक्स की बात। देखिए मैथ में वेक्टर क्या है, मैथ में वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ही है और कुछ नहीं है। मैथ में हम जनरली डील करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, ठीक है, और किसी से नहीं। तो हेयर इन मैथमेटिक्स इन मोस्ट ऑफ द 99% केसेस हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डील करते हैं। वी डील विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मेनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डील करते हैं, मतलब पोजीशन जो चेंज हुई, ठीक है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे धरती है, ये आपका बेड है, आपकी ज़मीन है, आपका घर है, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज हुई उससे हमें डील करनी है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। बेसिकली यहाँ पे वेक्टर क्या है, वेक्टर इन मैथमेटिक्स इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको पता है ना रे, लाइन और उसमें क्या फ़र्क है, ये लाइन होती है, ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है, एक एंड इसका फिक्स कर दिया तो रे बन गई, दोनों एंड फिक्स कर दिए तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है लाइन का, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो वेक्टर कुछ और नहीं है, वेक्टर क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हम बना लें 2 पॉइंट A और B, तो इसमें डायरेक्शन क्या हो सकती है, या तो A से B जाएं, तो बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब मैं कुछ लिखाने जा रहा हूँ। देखो 2 पॉइंट्स के बीच में 2 डायरेक्शन हो सकती है, या तो हम कैसे जाएं, A से कहाँ जाएं, B जाएं, या तो वापस आएँ कहाँ से, B से A। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि मैथमेटिक्स में हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डील करनी है, और कोई भी 2 पॉइंट के बीच में 2 ही तरह की हम पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, जाने की आने की, A से B या B से A। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स ओनली 2 डायरेक्टेड वेक्टर्स आर पॉसिबल। हालांकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है एक्सियल और पोलर वेक्टर भी होते हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से लेना देना है। तो ओनली 2 डायरेक्टेड
वेक्टर्स आर पॉसिबल, 2 डायरेक्टेड वेक्टर्स क्या हैं, पॉसिबल हैं। और ध्यान रखिएगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये 5 मीटर हुआ तो जब हम ए से बी गए तब भी कितना आना है, 5 ही आना है। और जब हम बी से ए आए तब भी कहाँ आना है, 5 ही आना है, क्योंकि हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट से डील करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से डील करना है। तो जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, ये मॉड लगा दिया, इसका मतलब क्या मैग्नीट्यूड है, वो 5 मीटर होगा। बट ऑब्वियसली डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए बी जो है उसके जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ए बी इज़ जस्ट अपोजिट, मतलब नेगेटिव लगा देंगे, ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बी ए, ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बी ए, या बी ए का डायरेक्शन नेगेटिव होगा ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए बी। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस क्या हो गई, अपोजिट हो गई। इन दोनों को ही जोड़ के क्या बनता है, वेक्टर बनता है, जिसमें मैग्नीट्यूड आ जाए साथ में डायरेक्शन आ जाए। दोनों को जोड़ के जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है, जो मैथमेटिकल हम पे एंटिटी बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, वेक्टर दोनों चीज़ें हैं, ए से बी भी और बी से ए भी। क्लियर है, दोनों ए से बी और बी से मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इतनी मैंने आपको बात बताई। मैथ में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही हमें बात करनी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ और नहीं होता, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट ले लिए ए से बी, यहाँ पे 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो ए से बी या बी से ए। दोनों में दोनों का डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड या वैल्यू क्या होगी, सेम होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। इन दोनों को ही जोड़ के क्या बनता है, वेक्टर बनता है। अब मैथ में एक कन्वेंशन चलता है, हम ए बी नहीं लिखते, हम इसे एक सिंगल वर्ड से या सिंगल पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको कुछ बोल देते हैं। तो मैथमेटिक्स में जैसे हमने इसे ए बोल दिया, ए से बी जाने को क्या बोल दिया, ए बोल दिया। ठीक है, तो जो वेक्टर ए बी है हमेशा एरो इधर ही बनेगा, चाहे ए से बी जाएँ या बी से ए आए, एरो ऐसे ही बनेगा। ए अगर आगे लिखा हुआ है तो ए होगा इनिशियल, बी अगर पीछे लिखा हुआ है तो बी होगा फाइनल। फाइनल को एक और चीज़ बोलते हैं, टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है, यह है। तो ये जो वेक्टर ए बी होगा इसको हम ए वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, इसी का भाई उल्टा कौन है, बी ए है, रिटर्न बैक बी ए। अब आपको पता है बी क्योंकि पहले आ गया तो बी इनिशियल होगा और ए आपका फाइनल या टर्मिनल होगा। तो बी ए होगा क्या, मैं तो वेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, तो दोनों की डायरेक्शन में फ़र्क होगा। मैग्नीट्यूड तो दोनों का ए ही है, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड तो कितना है, ए ही है, ए यूनिट, बट डायरेक्शन अपोजिट है। क्योंकि अगर यहाँ पे ए वेक्टर है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस ए वेक्टर लग जाएगा, जैसे यहाँ करा था। ए बी अगर प्लस है तो बी ए माइनस होगा, या बी ए प्लस है तो ए बी माइनस होगा। ऐसे यहाँ पे ए बी दोनों के मैग्नीट्यूड ए हैं बट डायरेक्शन का फ़र्क दिखाना है तो हमने माइनस लगा दिया, तो एक में हो गया ये और एक में हो गया माइनस है। ऐसा आप लोग याद रखना। क्लियर है इतना। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, ये तो इतना हमने वेक्टर के बारे में अभी तक कहानी बुनी। इसके बाद कायदे से हमें आगे चलना चाहिए और हमें यूनिट वेक्टर के बारे में समझना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, देखिए यूनिट वेक्टर होता क्या है। अब तो आपको ए वेक्टर के बारे में पता चल गया ना, ये है। तो व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर, देखो नाम ही बता रहा है यूनिट वेक्टर, कुछ चीज़ यूनिट होगी। डायरेक्शन कभी भी यूनिट नहीं हो सकती। डायरेक्शन होती है या तो एंगल के टर्म्स में कि 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, 90 डिग्री है वर्टिकल से, या हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे बोलते हैं। तो यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट मैग्नीट्यूड ही हो सकता है, डायरेक्शन तो कभी होती नहीं है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी होता है, सिंगल। मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी होता है, सिंगल। इसका काम क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन है, या हम मान के चलते हैं इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग ऐसी है कि इट्स फंक्शन इज़ टू कन्वर्ट। इसका फंक्शन होता है ताकि ये कन्वर्ट करे एनी स्केलर इन इट्स डायरेक्शन टू अ वेक्टर। ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है, ये किसी भी स्केलर को क्या बना देता है, वेक्टर बना देता है, बस ये काम है। क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अगर ये किसी के साथ जुड़ता भी है, मतलब मल्टीप्लाई करके जुड़ता है, तो मैग्नीट्यूड से क्या फ़र्क पड़ेगा भैया, कुछ नहीं। अगर कोई स्केलर 15 है, उसके साथ यूनिट वेक्टर जोड़ दिया, तो 15 इंटू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, तो 15 इंटू 1 15 ही बनेगा। तो फ़र्क तो कुछ है नहीं मैग्नीट्यूड में, बट उस स्केलर को डायरेक्शन मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। यूनिट वेक्टर अगर किसी के साथ जुड़ता है, किसी स्केलर के साथ जुड़ता है जो इसी की डायरेक्शन में हो, तो फ़ायदा क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड में तो कोई हानि नहीं आती, कोई परेशानी नहीं है, बट उसे डायरेक्शन मिल जाती है, नया जीवन मिल जाता है।
उसे उसकी अब एक डायरेक्शन भी है। एक स्केलर का एक मतलब एक वेक्टर का अपना क्या होता है, अपना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसे डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, उसका यूनिट वेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक जो वेक्टर आपको दिख रहा है उस वेक्टर का अपना कुछ नहीं है, उसको डायरेक्शन किसने प्रोवाइड करी, उसके ही डायरेक्शन में रहने वाले यूनिट वेक्टर ने। यह बात याद रखना। ठीक है, यूनिट वेक्टर को जनरली हम ए और उसके ऊपर हैट से डिनोट करते हैं। जनरली ए हैट बनेगा कैसे, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, या कोई वेक्टर ले लो और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। कोई भी वेक्टर ले लो, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख लो, उससे हमें यूनिट वेक्टर ऑब्टेन्ड होता है। आपको यहाँ से ये भी बात पता चली कि कोई वेक्टर बनता कैसा है, उस वेक्टर पे अपना तो मैग्नीट्यूड होता है बट उसे डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ है। वेक्टर बना कैसे, वेक्टर बना कैसे, वेक्टर बना कैसे, अपना उस पर क्या था, अपना था मैग्नीट्यूड, 15 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, अपना उस पर सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। बट उसे डायरेक्शन किसने प्रोवाइड करी, डायरेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर उसे क्या प्रोवाइड कर देता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। यूनिट वेक्टर का बस इतना ही काम है कि किसी भी स्केलर या किसी भी वेक्टर या कोई अगर चीज़ वेक्टर बन सकती है तो उसे डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना, बशर्ते उस चीज़ पे पहले से अपना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो कोई वेक्टर बनता कैसे है, वेक्टर बना कैसे, उस वेक्टर पे अपना क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और उसे डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, उसी के अलॉन्ग रहने वाला यूनिट वेक्टर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ लिया आपने यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ यहीं पे। क्या चीज़, आपके होते हैं वेक्टर ट्रायड, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड। ऑर्थोनॉर्मल भी समझ ही जाओ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ट्रायड। ऑर्थोनॉर्मल मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है जी, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड क्या होते हैं यार, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस देखिए, ए एक्स ई एक्स प्लूरल है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये चीज़ है। कोई चीज़ एक्स में है हमें कैसे पता चलता है, कोई चीज़ एक्स में है हमें पता चलता है कि अगर उसके आगे या पीछे आई लगा हो। कोई चीज़ वाई में है हमें कैसे पता चलता है, अगर उसके साथ जे लगा हो। कोई चीज़ जेड में है हमें कैसे पता चलता है, अगर उसके साथ क्या लगा हो, के लगा हो। क्या लगा हो, के लगा हो। क्लियर है इतनी बातें, शाबाश। देखो अगर मैं कोई प्लेन भी बनाऊँ ना, ऐसे ये प्लेन हो गया ना, जैसे वाइट बोर्ड में प्लेन दिख गया, तो अगर मैंने ये लिखा कि मान लो कोई वेक्टर है, मान लो ए है, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। लिखना तो ऐसे ही पड़ता है आपको वेक्टर को, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। मैं इसे कैसे बेस मान रहा हूँ, क्योंकि आप 11th में वेक्टर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कंपोनेंट्स ऑफ ए, कंपोनेंट्स ऑफ ए, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर के अगर हमें कंपोनेंट्स देखने हैं, मान लो पहला हमें देखना है एक्स एक्सिस में। कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है, भाई सिंपल सी बात है, जिसके साथ आई कैप जुड़ा है वो होगा हमारा एक्स एक्सिस में, मतलब A1, क्योंकि इसके साथ आई कैप जुड़ा है तो ये एक्स एक्सिस में होगा। अगर मैंने बोला इन वाई एक्सिस में कौन सा है, तो आपको ये याद रखना है कि जिसके साथ जे कैप जुड़ा है वो वाला कंपोनेंट कहाँ होगा, वाई एक्सिस में होगा। जैसे कि यहाँ पे A2 है, मैंने आपसे बोला इन जेड एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट है, तो आपको बस ये देखना है जिसके साथ के कैप जुड़ा हो वो आपका जेड एक्सिस में कंपोनेंट होगा, जो कि कितना है, A3 है। तो मान लो अगर ये वेक्टर प्लेन होता तो यहाँ तक आपका कितना होता, एक्स वाला कहाँ है, एक्स वाला ये है ना, ये आपका A होता या A1 होता, या आपका क्या होता, A2 होता, या आपका क्या होता, A3 होता। A1 A2 और A3 कैसे पता, आई में जो है यानी कि A1 वो एक्स एक्सिस में होगा, जे में जो है यानी कि A2 वो वाई एक्सिस में होगा, के में कौन है यानी कि A3 वो आपका जेड एक्सिस में होगा। ये आपको याद रखना है। सर इतनी सारी आपने राम कहानी बता दी, ये तो बताओ आई जे के क्या हैं। तो आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, ये भी एक तरह के क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं along x, y and z axis respectively, z axis respectively। ठीक है, आई जे के कुछ और नहीं है, यूनिट वेक्टर्स हैं along x, y and
जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तीनों के मैग्नीट्यूड कितने होंगे, 1 होंगे। आई का भी मैग्नीट्यूड 1, जे का भी 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, और के का भी क्या होगा, 1 होगा। तो अभी तक तो आपने ये सीखा था कि यूनिट वेक्टर्स क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर्स किसी वेक्टर को डायरेक्शन प्रदान करते हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो कितना होता है, 1 यूनिट होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये डायरेक्शन दे देंगे। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये समझ लो 3D सिस्टम, ये कैसा सिस्टम है, 3D सिस्टम है ना, इसमें एक्स वाई जेड तीनों हैं। तो 3D सिस्टम में एक वेक्टर को डायरेक्शन तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, यूनिट वेक्टर ही कर रहा है, बट हर पर्टिकुलर एक्सिस में कर रहा है। जैसे अगर एक्स एक्सिस में देखें तो वो यूनिट वेक्टर है आई कैप जो वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस में जे कैप है, और जेड एक्सिस में कौन है, के कैप है, जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना आपको याद हो जाना चाहिए। बेसिकली बात मैंने आपको ये बताई। अब मान लो यहीं पे, मान लो आपको कोई यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो आप निकालोगे कैसे, मान लो नोट डाल के लिख लेते हैं कि इफ़ देर इज़ अ वेक्टर ए, जो कि आज बहुत खुश है क्योंकि इस पर डायरेक्शन भी है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। कौन सा कंपोनेंट वाई एक्सिस में है तो हमें जे के आगे देखना है A2, कौन सा कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है तो हमें आई के आगे वाला देखना है A1। देन यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में आने वाला यूनिट वेक्टर क्या होगा, आपको भी पता है वो ए कैप होगा। और अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए कैप क्या होता है, वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो हम बना लेंगे, देखो वेक्टर कितना है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और मैग्नीट्यूड हम पढ़ के आ ही चुके हैं। मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहता है ना। तो आपको कैसे लिखना है, जो भी A1 है, चाहे प्लस है माइनस है, अंदर लिखना है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है जी, याद रखना है। मैं कुछ चीज़ें ऐसे चल रहा हूँ, आपने फिजिक्स में पढ़ी हैं तो ज़्यादा यहाँ जोर नहीं लगाएंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, 11th में भी हमने पढ़ा ही है ये डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो ये चीज़ है। कोई यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, वो कैसे निकलेगा, हमें वेक्टर दे रखा होगा और उसी के अलॉन्ग ये यूनिट वेक्टर निकालना है। आप उल्टा सोच के देखो, इसी यूनिट वेक्टर ने इस वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का मॉड इंटू कितना, यूनिट वेक्टर ए कैप। अब अगर आप क्या करो, ए कैप की वैल्यू डालो ये वाली चीज़ और मॉड डालो, तो मॉड से मॉड तो कटेगा, तब वेक्टर आपका ऑब्टेन्ड हो जाएगा। भैया अगर आप यहाँ पे ये जो है ना आपका ए कैप, इसमें आप ए का मॉड मतलब नीचे वाली चीज़ डालो तो ऊपर से नीचे वाला कैंसिल होगा, आप पे बस ऊपर वाली चीज़ बचेगी। तो ये वेक्टर ही तो है पूरा। तो वेक्टर को डायरेक्शन किसने प्रोवाइड करी, यूनिट वेक्टर ने प्रोवाइड करी। ठीक है, आई जे के किसने प्रोवाइड करा, यूनिट वेक्टर ने, ये याद रखना। मैग्नीट्यूड आपको निकालना ही आता है। अगर ये माइनस भी होता है ना तो माइनस का स्क्वायर क्या बनता, प्लस बनता। तीनों माइनस हो जाते, कोई 2 माइनस हो जाते, कोई 1 माइनस हो जाता, तब भी माइनस का स्क्वायर क्या बनता है, प्लस ही बनता है। उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपने इतना देख लिया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं 2-3 बातों की कि वेक्टर्स में छोटी छोटी बातें हमें देखनी है कि लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, को टर्मिनल वेक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बात करनी है। ठीक है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे आएंगी, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, जो वेक्टर से रिलेटेड है। मैंने वो बहुत आगे की चीज़ें बता दी आपको आई जे के, बट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपने फिजिक्स और पिछली बार 11th में अच्छे से पढ़ा ही है ये। ठीक है, चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे टर्मिनोलॉजीज़ की कि वेक्टर अलजेब्रा में कैसी कैसी हमें टर्मिनोलॉजीज़ याद रखनी है रिलेटिंग टू किससे, वेक्टर से। तो सबसे पहले है जैसे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, नंबर 1 है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या चीज़ होती है, देखो मैंने आपसे बोला 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, कौन कौन, क्योंकि मेरे को आई जे के लिखाना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको याद हो जाए। 2 वेक्टर्स A1
एक वेक्टर है A1, आपको पता है A1 आई कैप लिख दो, उसे A2 जे कैप लिख दो। अब थोड़ा दम आ जाता है इसमें, इसलिए मैंने आई जे के पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। व्हाट इज़ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हमें किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कौन सा है वो पता कैसे चलता है, आई के आगे जो है वो उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर्स A1 इज इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप एंड B1 इज इक्वल टू B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप आर सेड टू बी इक्वल। इन्हें हम इक्वल कब कहेंगे, तो पहली बात, सबसे मेन बात, इनके डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, देयर डायरेक्शन इज सेम। सबसे पहली बात क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम इन्हें क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर्स कह देंगे, ठीक है। और क्या चीज़ सर, अगर ये इक्वल वेक्टर्स हैं तो इनके ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट सेम होने चाहिए। हर कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हर कंपोनेंट सेम होने चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है, कंपेयरिंग आई के कंपोनेंट देखो, मतलब एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कौन है, A1 पे है कौन, सॉरी A पे है कौन, A पे है कौन, सॉरी A पे है कौन, A1, B पे कौन है, B1। तो ये दोनों कंपोनेंट जब तक सेम नहीं होंगे तब तक हम उन्हें इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। ऐसे अगर हम कंपेयर करें किसको, J को, तो J मतलब y एक्सिस में दोनों के कंपोनेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे A वेक्टर पे y का कंपोनेंट है A2 और वहाँ पे है B2। जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे तब तक हम इक्वल वेक्टर इन्हें कहेंगे नहीं। ऐसे हम कंपेयर करें किसको, आई जे हो गया, K को कंपेयर करें, K के आगे वाले होंगे Z एक्सिस में, तो वहाँ कौन है A3 और यहाँ कौन है B3। अब बहुत से लोग ये तीसरा भी इंक्लूड करते हैं, पर मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। क्या चीज़, देखो बोलते हैं देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। ऐसा भी हो सकता है दो वेक्टर्स अलग अलग हों पर उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, इक्वल है, ये हमें बोला। इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, इक्वल है, क्लियर है, हमें ये बोला। अब ऐसा बहुत बार हो सकता है, मैं आपको बता दूं, मान लो एक वेक्टर है A 10i + 0j + 0k, मैंने ऐसे ही मान लिया है ना। मान लो इसे एक्स वेक्टर अल्फ़ा वेक्टर बोल लेते हैं ना। तो ये 10i + 0j + 0k है। मैं बता रहा हूँ लिमिटेशन, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने को जाएँ तो हमें लिखना पड़ेगा √10 है, 10 का स्क्वायर +0 + 0, क्योंकि j और k 0 है तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। अब आप पे 10 के स्क्वायर का रूट है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट याद रखना, x का 0 है, x का 10 है, y का 0 है, z का 0 है। अब मान लो अगर मैंने एक बीटा बनाया, बीटा क्या है, 8i कैप + 6j कैप + 0k कैप। इसका मैग्नीट्यूड देखिए आप बीटा का, तो बीटा का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √8 का स्क्वायर 64 प्लस, ये हमेशा प्लस ही होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा था। 6 का स्क्वायर कितना, 36 और ये 0, 64 36 होगा √100 मतलब ये भी 10 आ गया। तो हालांकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट कंपोनेंट तो अलग अलग हैं। उसके थे 10 0 0, इसके थे 8 6 0, तो कंपोनेंट सेम नहीं है इसलिए। तो मैं यहाँ बस एक चीज़ लिखा रहा हूँ, देयर मैग्नीट्यूड में भी इक्वल। इनके मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए बी के मैग्नीट्यूड के। मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब हो सकते हैं बट ये दोनों तो नेसेसरी कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दूसरी कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। और ये हो ना हो बात एक ही है कि इनका मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो। तो ए का मैग्नीट्यूड होगा √A1 का स्क्वायर + A2 का स्क्वायर + A3 का स्क्वायर। ये मे और मे नॉट भी बराबर होना चाहिए किसके, √B के मैग्नीट्यूड के B1 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + B3 का स्क्वायर। चलेगा और नहीं भी चलेगा बट दोनों चीज़ें ऊपर वाली तो सेम होनी ही चाहिए, ये आपको याद रखना है, क्लियर है इतना, शाबाश। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए, इस वेक्टर में क्या है। अगर आपने ये देख लिया तो अब आप देखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सेकंड चीज़ इक्वल वेक्टर्स के साथ टर्मिनोलॉजीज में दूसरी चीज़ देखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। आई जे के लिखाना आपको बहुत ज़रूरी था पहले से ही, बहुत सी बुक में बाद में लिखाते हैं बट यहाँ लिखा दिया तो हमारी एक अच्छी हम थ्योरी पढ़ पाएंगे। दूसरा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, देखो किसी वेक्टर का कोई नेगेटिव किस सेंस में हो सकता है, दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव किस सेंस में हो सकते हैं भाई, मैग्नीट्यूड के सेंस में तो हो नहीं सकते, मैग्नीट्यूड तो सेम भी हो सकते हैं, हाँ डायरेक्शन के सेंस में
डायरेक्शन के सेंस में नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो लेट ए बी अ गिवन वेक्टर A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। आई जे के पता है ना आपको, यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस है। ए का एक्स में कंपोनेंट है A1, वाई में कंपोनेंट है A2, जेड में कंपोनेंट है A3। कैसे पता चलता है, जिसके आगे i है वो x का कंपोनेंट है, जिसके आगे j है वो y का कंपोनेंट है, जिसके पीछे k है वो z का कंपोनेंट है। लेट ए बी अ गिवन वेक्टर, यहाँ पे क्या है, एक गिवन वेक्टर है। देन इट्स नेगेटिव इज माइनस ए वेक्टर इसका नेगेटिव होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नेगेटिव किस में होगा, इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के सेंस में नेगेटिव है, नहीं तो हम उसे फिर अनलाइक वेक्टर कहते हैं। ठीक है, हाँ, नेगेटिव वेक्टर वो है कि मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए लगभग सेम आई, बट नेगेटिव है इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट ही होंगी, क्योंकि माइनस ए क्या होगा, हर जगह माइनस की मल्टीप्लाई करो, तो माइनस A1 i कैप प्लस माइनस A2 j कैप प्लस माइनस A3 k कैप, यह है। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वो प्लस है ये माइनस है। ठीक है, बट इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, जैसे ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये होगा। और माइनस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट माइनस A1 का स्क्वायर प्लस माइनस A2 का स्क्वायर प्लस माइनस A3 का स्क्वायर, ये होगा। देखो स्क्वायर खोलेंगे, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, और A1 का स्क्वायर होगा A1 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, और A2 का स्क्वायर होगा A2 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, और A3 का स्क्वायर होगा A3 स्क्वायर। ये दोनों लगभग देखो सेम ही आए, इसलिए मैं बोल रहा था ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है। अब दूसरा देख लो, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक मतलब बस इस सेंस में लाइक है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होने से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी हमने देखा इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, अब तीसरा चौथा हम देखेंगे लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। देखिए लाइक वेक्टर्स क्या हैं और अनलाइक वेक्टर्स क्या हैं, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। लाइक वेक्टर्स हैं टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हों ए और बी, हुज डायरेक्शन इज सेम, बस सिंपल सी बात है, डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड सेम हो या सेम ना हो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भैया, ये आप बात याद रखिएगा। देखिए लाइक वेक्टर्स आपने देख लिया, दो वेक्टर्स ए और बी जिनके डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम हो, याद रखना। इसको लाइक वेक्टर्स को और इक्वल वेक्टर्स को क्या चीज़ सिमिलैरिटी रखती है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है लाइक वेक्टर्स में और इक्वल वेक्टर्स में, कि यहाँ पे दोनों में डायरेक्शंस क्या होंगी, सेम होंगी, बट डिफरेंस क्या है कि इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट लाइक वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी होगा, बात चलेगी। जिन लाइक वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता है उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। जो लाइक वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम वाले भी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। मतलब हर इक्वल वेक्टर्स लाइक वेक्टर तो है, बट हर लाइक वेक्टर इक्वल नहीं है। ठीक है, चौथी चीज़ अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। नेक्स्ट चीज़ आएगी अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स वही हैं, दो वेक्टर्स ए और बी, कोई से भी मान लो अपने मन में, आपको ही मानना है। तो दो वेक्टर्स ए एंड बी, कोई से भी दो वेक्टर्स लो ए एंड बी, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, हुज डायरेक्शन इज अपोजिट, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उल्टी हो एक दूसरे से, एक वेस्ट जा रहा तो एक ईस्ट आए, एक नॉर्थ जा रहा तो एक साउथ आए, एक दिल्ली से देहरादून, एक देहरादून से दिल्ली। तो दो वेक्टर्स ए एंड बी हुज डायरेक्शन इज अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें अनलाइक वेक्टर्स में और नेगेटिव वेक्टर्स में क्या फ़र्क है, देखो नेगेटिव वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, जबकि अनलाइक वेक्टर्स में क्या है, डायरेक्शन तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, अनलाइक और
अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर में। अनलाइक और नेगेटिव वेक्टर में सिमिलरिटी ये है कि डायरेक्शन अपोजिट होंगी भैया। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होगा, यहाँ सेम नहीं होगा। इसका मतलब हर नेगेटिव वेक्टर अनलाइक वेक्टर तो होता है, बट हर अनलाइक वेक्टर नेगेटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये चलो चौथा हो गया। पांचवा देखो, पांचवा क्या है? पांचवा है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है। को इनिशियल वेक्टर मतलब क्या है? हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। इनिशियल पॉइंट इज सेम, हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम। मतलब मैंने दो वेक्टर बनाए, उनका इनिशियल पॉइंट है ए, मान लो ओ है। एक वेक्टर ऊपर गया ए, एक वेक्टर नीचे गया बी, तो देखिए इनका इनिशियल पॉइंट सेम है ओ। ये चीज़ है को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है? शाबाश। इसके बाद होंगे छठा को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर पॉइंट्स होते हैं, जैसे वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, ऐसे ये भी है। को लीनियर वेक्टर मतलब विच आर पैरेलल या अलोंग द सेम लाइन। पैरेलल या अलोंग द सेम लाइन, जो या तो पैरेलल हो या सेम लाइन के अलोंग हो, उनको हम क्या बोलते हैं? को लीनियर वेक्टर्स कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आपने बोला या हमने बनाया ए बी सी। देखिए यहाँ पे कितने वेक्टर्स हो सकते हैं? एक वेक्टर है ए बी, ए से बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक वेक्टर कौन है? बी सी है, ठीक है। एक वेक्टर कौन है? ए सी है, ठीक है। अब उल्टा भी देख लो, एक वेक्टर होगा बी ए, ठीक है। एक वेक्टर होगा सी बी, ठीक है, ओके। और बताओ, एक वेक्टर होगा सी ए, ठीक है। ये सब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, सबको एक ही लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको भी दिख रहा है बी मिड पॉइंट है, तो ये सारे कौन से वेक्टर हुए? को लीनियर वेक्टर्स हुए, विच लाई ऑन द सेम लाइन। जबकि को इनिशियल वेक्टर में क्या होता है? इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है? ये चीज़ याद रखना बच्चों। नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स। देखो को प्लेनर वेक्टर्स क्या हैं? विच लाई ऑन सेम प्लेन। दोज वेक्टर्स, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दोज वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम प्लेन, जो लाई करेंगे सेम प्लेन में। अच्छा, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे वाइट बोर्ड भी एक प्लेन है, इसमें जितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं वो सारे कोप्लेनर हैं। दे मे बी पैरेलल, वो मे बी पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हो किसी एंगल में, बट सबके सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोप्लेन बोल सकते हैं। जैसे एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये दो वेक्टर्स आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये आपस में कैसे हैं? इंटरसेक्टिंग है। बट क्योंकि ये सब के सब वाइट बोर्ड मतलब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। क्लियर है? शाबाश। नेक्स्ट देखो, लास्ट चीज़ क्या है? लास्ट चीज़ ये है कि हमें समझना है अब जीरो या नल वेक्टर। जीरो या नल वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर। आप खुद ही देखो जीरो या नल वेक्टर क्या होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे भी जीरो और नल वेक्टर वही है, सर्कुलर वेक्टर हुज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, जिनके इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है क्या करें? कोइंसाइड कर जाएं, एक साथ मिल जाएं, तो उन्हें बोलते हैं जीरो या नल वेक्टर। ठीक है। जैसे भैया हमने ए से स्टार्ट करा और ए पे ही आ गए, ए से स्टार्ट करा और ए पे ही आ गए, तो ये जो ए है, ठीक है, ए ये हमारा क्या है? जीरो या नल वेक्टर है। और बच्चों ये वेक्टर है, ये जीरो स्केलर नहीं है। मतलब इसका मतलब है इसका आई पे भी कंपोनेंट कितना है? जीरो। जे पे भी कंपोनेंट कितना है? जीरो। के पे भी कंपोनेंट कितना है? जीरो। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? या नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आपको भी पता है अंडर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा।
ठीक है। तो जीरो या नल वेक्टर ये होते हैं जिसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड हो जाएं, एक ही हो जाए, है ना। फाइनल मतलब टर्मिनल पॉइंट। ऑब्वियसली ये एक वेक्टर है, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट में जीरो होगा, वाई में भी जीरो होगा और जेड में भी जीरो ही होगा। क्लियर है इतना? शाबाश। नेक्स्ट देखिए नई चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हो, पॉइंट को वेक्टर में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ लिख लो हाउ टू कन्वर्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट, पता है ना कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट इनटू वेक्टर, कोऑर्डिनेट पॉइंट को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। देखिए कुछ नहीं होता, मान लो लेट देयर बी अ पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है, लेट देयर बी अ पॉइंट P जो है A, B, C, ये है, ठीक है। एक पॉइंट है P जो है ABC। अब देखो कैसा है, ये मैंने बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये x है, y ये z है। देखो x और y तो वाइट बोर्ड से आप समझ सकते हो, x ये रहा, y ये रहा, z बाहर है, z कहाँ है, बाहर है, ठीक है। x ये रहा, y ये रहा, z ये रहा, z कहाँ है, बाहर है। बट मैं P पॉइंट बनाऊँ कहाँ, यहाँ बना लेता हूँ। P पॉइंट ये रहा आपका, x ये रहा इसका, y ये रहा, x ये रहा, y ये रहा, z बाहर है, x ये रहा, y ये रहा, z बाहर है। यहाँ कैसे बनाऊँ, यहाँ बना लेते हैं भैया, क्या दिक्कत है, कोई तो दिक्कत नहीं है ना, तुम लोगों को समझ रहे हो ना। x प्लेन में ही है, y प्लेन में है, z बाहर है, ठीक है। तो हमने ऐसा बना दिया P पॉइंट, और P पॉइंट का नाम है A, B, कौन C। P पॉइंट का नाम कितना है, A, B, कितना C, याद रखोगे? क्लियर? ठीक है। अब मैंने बोला पॉइंट को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हम ओरिजिन की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम उस कोऑर्डिनेट पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे देन वन पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, जो वेक्टर बनने वाला है वो एक पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन में सारे कंपोनेंट जीरो होंगे, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो और जेड भी जीरो, वो होता है ओरिजिन। तो कम से कम जब आप उस पॉइंट को वेक्टर बनाओगे तो उसका एक पॉइंट, और वो कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट, शुरुआत का पॉइंट, ठीक है। उस वेक्टर का वो ओरिजिन होना चाहिए, मतलब 0,0,0 होना चाहिए। और ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, याद रखिएगा आप, ठीक है। जब आप किसी पॉइंट को पोजीशन में कन्वर्ट करोगे तो आपको कैसे करना है? सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है और आपने ओरिजिन मानना है, और जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर में एक पॉइंट तो ओरिजिन ही होगा और वो पॉइंट होगा इनिशियल पॉइंट। अब ऐसा जो वेक्टर बनता है उसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो पोजीशन बताता है किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताता है। और वो पॉइंट ये रहा P, और हमने उसे O से जोड़ा किसी लाइन से, यही हमारा वेक्टर है। इसका इनिशियल पॉइंट हमेशा O होगा, फाइनल या टर्मिनल पॉइंट P होगा। इस वेक्टर का नाम आप जान ही सकते हैं, O इनिशियल है, P फाइनल है, तो OP वेक्टर होगा। ये OP वेक्टर कुछ और नहीं है, क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्या वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। इसने सक्सेसफुली क्या कर दिया? किसी पॉइंट को किस में चेंज कर दिया? वेक्टर में। अब पॉइंट को वेक्टर बनाना देखो एक वर्ड में सुन लो कितना आसान है। देखो, पहले के आगे लगाओ I, या पहले के पीछे लगाओ I, पहले के साथ लगाओ I, दूसरे के साथ लगाओ J, तीसरे के साथ लगाओ K। पहले के साथ लगाओ I, दूसरे के साथ लगाओ J, तीसरे के साथ लगाओ K, बीच में लगा दो प्लस, ख़त्म बात। बीच में लगा दो प्लस, ख़त्म बात। इतनी सी बात है। मतलब ये OP कुछ और नहीं है। OP क्या है? हमने क्या करा, A के आगे लगा दिया I, या पीछे लगा दिया, A के साथ लगा दिया I, B के साथ लगा दिया J, C के साथ लगा दिया K। तो ये फाइनली हमारा क्या बन गया? एक तरह का पोजीशन वेक्टर बन गया। आपको समझ में आया? किसी भी पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो पहले के साथ लगा दो I, दूसरे के साथ J, तीसरे के साथ K, बीच में लगा दो प्लस। पर मैकेनिज्म ऐसा था कि इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, और पोजीशन निकलेगी। इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना हार्ड पड़ जाएगा आप लोगों के लिए? सर कुछ हार्ड नहीं है। OP लिखना, मैग्नीट्यूड बनाना, अंडर रूट लिखना, I के आगे कौन है? A, उसका कर देना स्क्वायर, प्लस J के आगे कौन है? B, उसका कर देना स्क्वायर, प्लस K के आगे कौन है? C, उसका कर देना स्क्वायर। बस सिंपल सी बात ये है। यहीं से मैं आपको सिखाऊंगा वेक्टर भी कैसे बनते हैं। अब ज़रा आप इसी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझ लो, ठीक है।
यहीं पे आपने ये तो समझा कोऑर्डिनेट पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं, पहले के आगे आई, दूसरे के आगे जे, तीसरे के आगे के। इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन ही होगा, तभी वो वेक्टर बन पाएगा। चलिए नई चीज़ देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो लेट वी हैव टू फाइंड वेक्टर एसोसिएटेड विद, लेट वी हैव टू फाइंड वेक्टर एसोसिएटेड विद इनिशियल पॉइंट ए, जो आप मान लो a1 b1 c1, a1 b1 c1 एंड b, जो आपका क्या है? टर्मिनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट b, फाइनल पॉइंट है b, जो है a2 b2 c2, a2 b2 c2। ये हमें देखना है। हम क्या चाहते हैं? हम एक तरह का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की सबसे छोटी दूरी, तो हमने एक वेक्टर एसोसिएट कराना है। इनिशियल पॉइंट है a, a1 b1 c1 और टर्मिनल या फाइनल पॉइंट है b, a2 b2 c2। दोबारा वही करेंगे, पोजीशन वेक्टर वाला चक्कर लगाएंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन में सारे कंपोनेंट 0 0 0 होते हैं। ओरिजिन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ओरिजिन से वर्टिकल लाइन जिसे वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये जेड एक्सिस हो गई। एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है, जेड बाहर है। अब मेरे को 2 पॉइंट बनाने, एक पॉइंट बना लेता हूँ मैं यहाँ ए, एक पॉइंट बना लेता हूँ मैं यहाँ बी। ए पॉइंट है a1 b1 c1, एक पॉइंट है a2 b2 c2। ठीक है, ये चीज़ है। आपको 2 पोजीशन वेक्टर बनाने, तो पोजीशन वेक्टर 2 बनेंगे। सबसे पहले बनेगा पोजीशन वेक्टर कौन सा? बना दो, ओ से ए को जोड़ दो, ओ से ए को जोड़ दो, ओ से ए को जोड़ दो, ऐसे। ये हमारा वेक्टर हो जाएगा ओ ए। तो ओ ए वेक्टर बनेगा कैसे? पॉइंट आपको याद है क्या है? a1 b1 c1। पहले के आगे क्या लगा देंगे? आई, दूसरे के आगे क्या लगा देंगे? मतलब दूसरे के साथ क्या लगा देंगे? जे, और तीसरे के साथ क्या लगा देंगे? के। ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर बन गया। सेम गोस फॉर हियर, ओ बी को भी जोड़ो ऐसे, ये आपका ओ बी हो जाएगा। ओ बी कैसे बनेगा? बहुत आसान। जो आपका पॉइंट है पहला वाला a2, उसके साथ लगा दो आई, दूसरे के साथ लगा दो, अच्छा सर ये गलत कर दिया आपने, सॉरी बच्चों को, मेरे को याद नहीं था। b1 था और यहाँ पे क्या था? c1 था। a1 b1 c1, यहाँ आएगा a2, दूसरे के साथ लगेगा j, b2 के साथ j, तीसरे के साथ लगेगा k, c2 के साथ k। ठीक है, ये दोनों हमने लगा दिए। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा कैसे? 2 तरीके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉसिबल है, या तो a से b या b से a। तो देखिए a से b निकालना है और आपको एक बार क्या निकालना है? b से a निकालना है। ये दोनों ही आपके क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं, सबसे छोटे पॉइंट हैं। अब बंदे की मर्जी है वो ओ से बी, बी से ए, फिर ए से ओ आए, या ओ से ए से बी, बी से ओ जाए, मर्जी है उसकी। ये ऐसे जा सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है। दोनों ही ये आपके क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं। कौन से वेक्टर हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं। दोनों ही आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं। बनेंगे कैसे? बहुत ईजी। देखो इन दोनों के बीच में ओ है, ए और बी के बीच में क्या है? ओ है। आपको पता है अगर हम ए बी लिख रहे हैं तो फाइनल कौन है? बी, इनिशियल कौन है? ए। और अगर हम बी ए लिख रहे हैं तो बी से ए जा रहे हैं, ए फाइनल हो गया, बी इनिशियल हो गया। आपको बस क्या करना है? इसे लिखना है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि ए से बी जाएंगे तो बी का पोजीशन वेक्टर फाइनल है तो ओ बी पहले, और ए का पोजीशन वेक्टर इनिशियल है तो ओ ए बाद में। फाइनल माइनस इनिशियल से ही तो निकलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वही लगा रहे हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और बी ए क्या है? बी ए में फाइनल कौन है? ए है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए, और इनिशियल वेक्टर बी है तो यहाँ हो गया ओ बी। यार अब कैसे बनाएं? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। आपको बस क्या करना है, अपने अपने वालों से मतलब होना चाहिए। आई वाला माइनस होगा आई से, जे वाला होगा जे से, के वाला होगा के से। माइनस तो एक ही बार करते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। आप देखो ओ बी माइनस ओ ए निकाल रहे हैं तो इसको इससे माइनस करना है, बी को ए वाले से माइनस करना है, ओ बी को ओ ए से माइनस करना है। तो पहले आई वाला माइनस करो, आई कॉमन आ गया तो अंदर से क्या आएगा? ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ लिख देंगे ए टू माइनस ए वन, साथ में कौन? आई कैप। ठीक है, चलो बी ए बाद में बनाएंगे। ए टू माइनस ए वन आई कैप, इसे नीचे लिख लेते हैं। कितना आया? ए टू माइनस ए वन आई कैप। ठीक है, फिर उसके बाद करो जे को जे से। ठीक है, आई को आई से, फिर जे को जे से।
B2 माइनस B1 जे कैप, तो प्लस B2 माइनस B1 जे कैप, ठीक है। और फिर फाइनली C2 माइनस C1 के कैप, C2 माइनस C1 के कैप। ऐसे आप 3 के लिए भी कर सकते हो, बट आपके कोर्स में 2 हैं। तो ये आपका फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉइंट है, बट याद रखना ओरिजिन हमेशा ही रहेगी। ओरिजिन जो है ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह ही रहती है। बट आपको ये देखना है कि फाइनल कौन है, पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर होगा OB, और इनिशियल पॉइंट है A, तो ये बन जाएगा OB माइनस OA। A2 माइनस A1 आई कैप, B2 माइनस B1 जे कैप, C2 माइनस C1 के कैप। ऐसे अगर आप BA जाना चाहें, B से A, तो फाइनल है OA, इनिशियल है OB। कैसे निकालोगे, अब A फाइनल है तो इसको इससे माइनस, तो आप पे क्या आएगा, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 आई कैप, प्लस B1 माइनस B2 जे कैप, प्लस C1 माइनस C2 के कैप। ये आपको याद रखना है। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्लियर है भैया, इतना याद हो जाएगा, शाबाश। ये आपका कौन सा वेक्टर है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, याद रखिएगा इसे। क्लियर, गुड। नाउ अब इसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो थोड़े लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी देख लेना और कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेना, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए, अब हमें एक नई चीज़ देखनी है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये सारी राम कहानी पढ़ गई, तब एक फ़ाइनल काम करते हैं। वो फाइनल काम क्या है, ज़रा मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बता देता हूँ। कितना बढ़िया हो गया, हमने IJ के पहले ही समझ लिया, तो ये सारी चीज़ें कितनी आसान है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ध्यान से देखिए, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। मान लो कोई वेक्टर है R, वो बराबर है X आई कैप, Y जे कैप, Z के कैप। नाम में क्या रखा है आपको पता है। इसका कौन सा कंपोनेंट X एक्सिस में जो I के आगे है, कौन सा, X वाला। इसका कौन सा कंपोनेंट Y एक्सिस में है जो J के आगे है, Y वाला। और इसका कौन सा कंपोनेंट Z एक्सिस में है जो K के आगे है, मतलब Z वाला। अगर मैं आपको ये लिख लूँ, मान लो एक होता है तुम पे S वेक्टर, कितना, Z आई कैप, ठीक है, X जे कैप, और आप पे Y के कैप। तो आप ये बताओ X का कंपोनेंट कौन सा है। तो आपको Z X Y नहीं देखना, आपको I J K देखना है। I के आगे जो है वो X में पाया जाएगा, मानो Z, Y Z। अब देखो, यह है कंपोनेंट देख रहे हैं हम, X में कौन सा है, Y में कौन सा है, Z में कौन सा है। X वाला देखने के लिए I के आगे वाला कौन है, J है, तो यहाँ पे Z लिख दिया, Z है ना। और अगर Y वाला देखना है तो ये देखना है J के आगे कौन है, जो कि कौन है, X है। और अगर Z वाला देखना है तो K वेक्टर, यूनिट वेक्टर के आगे कौन है, Y वाला है, तो ये देखना है। तो हमें X Y Z से नहीं पता होता कि कौन सा X में है, कौन सा Y में है, कौन सा Z में है, हमें I J K से पता चलता है। तो ये कन्फ्यूज़न अपने मन से दूर कर लेना, ठीक है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर की। मैं आपको सिंपली बताऊँ, स्केलर कंपोनेंट कौन है यहाँ, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट हैं आपके कौन कौन भैया, X है, Y है और Z है, ठीक है। आपके वेक्टर कंपोनेंट कौन है, तो वेक्टर कंपोनेंट में क्या करना, स्केलर कंपोनेंट मतलब बस ये बता दो कि X Y Z में कौन से नंबर है। आपके वेक्टर कंपोनेंट कौन है, वेक्टर कंपोनेंट निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम ये देख लें कि XI कौन सा है, YJ कौन सा है और ZK कौन सा है। मतलब कुछ नहीं, स्केलर कंपोनेंट में IJK लगा दो तो वो वेक्टर कंपोनेंट बन जाते हैं। बच्चों एक और चीज़, जब हम 3D पढ़ेंगे तो यही स्केलर कंपोनेंट बनते हैं डायरेक्शन रेशियोज़, कि जो इनकी XYZ में डायरेक्शन है उनका रेशियो क्या है। तो ये है भाई XYZ है डायरेक्शन रेशियो। और हम फिर एक और चीज़ पढ़ेंगे यहीं पे 3D में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। ये हमें वहाँ पे पढ़ना है। डायरेक्शन कोसाइंस को हम बोलते हैं DC, ठीक है, DCs। देखो डायरेक्शन कोसाइन 3 जगह निकलते हैं, X में, Y में और Z में, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ DC अलॉन्ग X एक्सिस, तो वो क्या होगा। फिर मैं बोलूँ आपको, अब ये सारा मिटाना तो नहीं चाहिए, ऐसे देख लो, DC अलॉन्ग X एक्सिस क्या होगा। फिर मैं बोल दूँ DC अलॉन्ग Y एक्सिस क्या होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉस है तो आपको बस ये देखना चाहिए कि मान लो जैसे ये कोई प्लेन है और यहाँ पे हम पे एक कोई
लाइन है या वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, वाई के साथ कितना बना रहे हैं, जेड के साथ कितना बना रहे हैं, वो होता है डीसी। मतलब एक तरह से कॉस ऑफ द एंगल होता है, जो एंगल बना रहा है एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। तो हमेशा एक कन्वेंशन चलती है कि डीसी अलॉन्ग एक्स एक्सिस को या तो हम एल बोल लेते हैं या हम बोल देते हैं कॉस अल्फ़ा। एल या तो कॉस अल्फ़ा, या तो एल बोल लो या तो कॉस अल्फ़ा बोल लो। ऐसी डीसी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होता है, या तो उसे एम बोल लो, एल एम चलेगा, या कॉस बीटा ये चलेगा। ऐसे ही यहाँ मैं ऊपर बनाऊंगा, आप अपनी कॉपी में नीचे बना लेना। डीसी अलॉन्ग जेड एक्सिस को या तो हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कॉस बीटा नहीं गामा। तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा ऐसे चलता है। अब जरा एक सिंपल सी बात है, जब हमने ये सारी चीज़ें लिखी ली है तो मैं आपको बता दूँ डीसी और डीआर में क्या रिलेशन है। डीसी किसी भी एक्सिस का होता है, उस एक्सिस का डीआर, 3 एक्सिस है ना एक्स वाई जेड, तो डीसी क्या होता है, उसकी डीसी अगर किसी भी एक्सिस का निकालना है तो उस एक्सिस का डीआर अपन जो भी वेक्टर है, जैसे यहाँ पे आर था, उसका हमें लेना है मॉड, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आर का क्या मॉड। तो जैसे एल और कॉस अल्फ़ा निकालना है, हमें पता ही है डीसी होता है कहाँ का, एक्स एक्सिस का। तो रिलेशन है डीसी निकालने के लिए डीआर पता होना चाहिए एक्स एक्सिस का। हमें पता है डीआर एक्स एक्सिस का कौन है, एक्स है, क्योंकि आई के आगे कौन है, एक्स है। ऐसे पता करो आई के आगे कौन है, एक्स, तो वो आएगा ऊपर। ऐसे ही आप ये देखो वाई एक्सिस का निकालना है अगर हमें डीसी, तो हमें देखना पड़ेगा डीआर वाई एक्सिस का कौन है। तो वाई एक्सिस का डीआर देखने के लिए ये देखो जे के आगे कौन है, वाई ना देखो, ये देखो जे के आगे कौन है, जे के आगे कौन है, वाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। ऐसे अगर हमें डीसी निकालना है जेड एक्सिस का, ये सारी मैं ऐसे आपको समअप कर रहा हूँ, ठीक है, फिर तो हमें कंसेप्ट के साथ पढ़ना ही है। डीसी निकालना है जेड एक्सिस में, जैसे हम एन या कॉस गामा बोलते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा के आगे कौन है, जेड है। जेड वैसे मत देखना, ये देखना के आगे कौन है, और नीचे आर का मॉड। तो आर का मॉड तो आपको पता ही है, इसका मॉड क्या आएगा भैया, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी ये आएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, तो अब ये लोग याद रख सकते हो, गुड। ठीक है, अब आप ये भी देखो, इतनी सारी बातें आपने पता कर ली, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, कुछ एस्टैब्लिश करना चाहूँगा। आप ये देखो, यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आया। आप ये देखो, ये ऊपर गया, नीचे यहाँ पे आया एक्स अपन कॉस अल्फ़ा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा वाई अपन कॉस बीटा, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, वहाँ से जेड अपन कॉस गामा आएगा। पर भैया ये देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट होता है ना, मैग्नीट्यूड है। इस कांस्टेंट को के मान ले तो के आ गया एक्स अपन कॉस अल्फ़ा या वाई अपन कॉस बीटा या जेड अपन कॉस गामा। फ्लो में चलो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी फ्लो में चलो, फिर तो धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये देखूँ तो एक्स की वैल्यू है के कॉस अल्फ़ा। अगर मैं सिर्फ ये और ये देखूँ तो वाई की वैल्यू कितनी है, ये उधर जाएगा के कॉस बीटा। अगर मैं सिर्फ ये और ये देखूँ तो जेड की वैल्यू कितनी है, के कॉस गामा है, के कॉस गामा। ठीक है, 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। बट बच्चों कॉस अल्फ़ा तो एल था, कॉस अल्फ़ा एल था, कॉस अल्फ़ा कितना था, एल था, तो एक्स इज इक्वल टू के एल आया। कॉस बीटा था एम, वाई इज इक्वल टू के एम आया, और कॉस गामा कितना था, एन था, तो वाई इज इक्वल टू के एन आया। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से डी आर्स एंड डी सीज, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। कितना प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू के है, के प्रोपोर्शनल है। के आपको पता है क्या है, मॉड्यूलस है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ये आपको याद रखना है। के क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। भैया याद रख लोगे, हाँ सर इतनी बड़ी बात थोड़ी है, याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो याद रख लिया करें आप, ठीक है। ये चलो मैं आपको कुछ और बात बताऊं, तो आप ये देखो यहीं पे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आपका कॉस अल्फ़ा या एल है, कॉस बीटा या एम है, कॉस गामा या एन है, ये कितना आया। तो आपको यार अभी पता है चला कॉस अल्फ़ा क्या होता है, डी आर अपॉन, मतलब कोई भी कोसाइन क्या होता है, डी आर
अपॉन मैग्नीट्यूड। यहाँ का dr कौन होता है, x होता है, अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ का मैग्नीट्यूड कौन है, y, अपॉन अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है, z, अपॉन अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज़ चलेगी हमेशा, एक चीज़ चलेगी 100%। अगर आप क्या करो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करो, या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करो, तो आपको हमेशा ही एक बात पता चलेगी। आप ये देखो, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करना है ना भैया, एक्स स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा से कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर गामा से कितना आएगा, ध्यान से देखो, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको पता है इन सब के एलसीएम कितने हैं, आपको पता है इन सब के एलसीएम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भैया यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर, वहाँ से क्या आया, वाई स्क्वायर, वहाँ से क्या आया, जेड स्क्वायर, कट पिटा के सब 1 आएगा। तो ये हमेशा ही होता है 100% कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब DC के स्क्वायर का समीशन, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 होता है। ये आपको बातें याद रखनी है, ठीक है, शाबाश। ये बातें याद रखोगे आपके लिए ही फ़ायदा है आगे। चलिए मैं थोड़ी इंक भर लेता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। चलिए आगे देखिए क्या चीज़ है इसमें अब आपके लिए छुपी हुई। देखिए अब सिंपल सी बात है, जब हमने आपको इतनी चीज़ें बता दी तो एक ही मैं बता देता हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, और फिर आगे की चीज़ें। आप पे हेडिंग है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। होता क्या है, मान लो मैंने आपको बोला कि लेट ए इज इक्वल टू A1 i कैप, A2 j कैप प्लस A3 k कैप बी ए वेक्टर। मान लो ये कोई वेक्टर है, ठीक है, और तो इसका आप बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा। यार यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर ऊपर और मॉड इसका नीचे, बोलो हाँ है ना, ठीक है, ये इसका क्या है, यूवी है, यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, A1 i कैप है, A2 j कैप है, A3 k कैप है, और नीचे इसका क्या है, अंडर रूट मॉड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये आपका क्या है यहाँ पे, इसका यूनिट वेक्टर है। मैंने बोला देर इज़ अ वेक्टर 5a कैप, ऐसे बोल दिया मैंने, देर इज़ अ वेक्टर 5a वेक्टर, ये है। तो ये निकलेगा कैसे, बहुत आसान है, ये 5a वेक्टर निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है। ये 5a वेक्टर होगा क्या, आपको भी पता है, कोई भी वेक्टर का अपना क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये 5a वेक्टर निकलेगा कैसे, देखो इसका अपना तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा 5, और इसको डायरेक्शन कौन देगा, हर वेक्टर को डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है क्योंकि a है, a अगर x एक्सिस में जा रहा होगा तो भाई 5a भी x एक्सिस में ही आ रहा होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अगर a x एक्सिस में है तो 5a भी कहाँ होगा, x एक्सिस में होगा, और यूनिट वेक्टर भी वहीं होगा। आप 5a निकाल सकते हो, 10a निकाल सकते हो, 20a निकाल सकते हो, बशर्ते आपको यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। मेन बात यह है कि 5a वेक्टर निकालने के लिए ये आसानी से निकल जाएगा, 5 इंटू यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। मतलब 5 इंटू यूनिट वेक्टर कितना है, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर जो 5a कैप है। मतलब आपको क्या बोल रखा होगा, मान लो कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड k यूनिट है और वो इसी a वेक्टर की डायरेक्शन में, तो वो वेक्टर निकालो, तो भैया ऐसे निकलेगा वो वेक्टर, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। आपको क्या करना है, कोई भी वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पकड़ो और उसके साथ उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एसोसिएट कर दो। इसे बेसिकली लिख कैसे सकते हैं, सिंपल सी बात है, मान लो k हमने ऐड करा इसके साथ, k a वेक्टर के साथ, तो जनरली होगा क्या, k कोई स्केलर है, जैसे 5 6 7 8 10, तो ये निकलेगा कैसे, k इंटू a कैप लगाना पड़ेगा, बेसिक सी बात ये है, ऐसे निकलेगा। सर यहाँ से तो ऐसे लग रहा है ये a वेक्टर और a कैप सेम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, निकालना पर ऐसे ही है, ठीक है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर की है। फिर थोड़ी फिजिक्स की बातें बता देता हूँ। वेक्टर एडिशन कैसे होता है, वेक्टर एडिशन,
एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन समझ गए तो सब्ट्रैक्शन भी समझ जाओगे। एडिशन ऑफ वेक्टर, तो एडिशन वेक्टर के लिए सबसे पहले होता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, देखो मान लो एक वेक्टर ऐसे घूम रहा है, इसका नाम है ओ ए, और एक वेक्टर ऐसे घूम रहा है जिसका नाम है ओ बी। तो अगर आपको इनसे रिजल्टेंट चाहिए कैसे निकालोगे, ओ ए और ओ बी। तो उन्होंने बोला सिंपल सी बात है, ट्रायंगल लॉ ने बोला अगर आपको निकालना है तो ऐसे जोड़ो कि ये जो है नीचे वाला ओ बी, इसको ऐसे रहने दो, ये पहले का क्या है यहाँ पे हेड है, उसको ये जो चीज़ है इसे ऐसे लाओ, इधर इधर मत रखना, इधर रखना, ठीक है। तो इसको इधर रखेंगे ऐसे, ये तो ये बन जाएगा ऐसे ओ ए या ओ बी, या कुछ भी बोलने से आप बोल लो, ऐसी कोई बात नहीं। ये ए है और ये बी है, इन दोनों को जोड़ना है ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो बोलना क्या है, पहले का हेड, पहले का कौन हेड, पहले का कौन हेड, अगर आपको ऐड करना है तो ये पहला वाला है आपका, पहले का हेड और दूसरे की टेल, दूसरे की टेल, पहले का हेड दूसरे की टेल, पहले का सर दूसरे की पूंछ आपको जोड़नी है। तो देखिए पहले का हेड, ये देखो इसका हेड है, और दूसरे की टेल, क्योंकि देखो हेड ऊपर है तो टेल का है नीचे, तो पहले का हेड और दूसरे की टेल, पहले का हेड दूसरे की टेल जोड़ोगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, वो रिजल्टेंट ये होगा, और रिजल्टेंट की वैल्यू सीधा होगी ए प्लस बी। ये आपको बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि पहले का हेड और दूसरे की टेल जोड़ोगे तो आपको मिलेगा आपका रिजल्टेंट, जो कि होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है भैया, शाबाश। और कुछ बताऊं, तो और क्या है, इसे अब हम पैरेललोग्राम लॉ में भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल लॉ तो आपने समझ लिया, पहले का हेड और दूसरे की टेल जोड़नी है। अब है हम पे पैरेललोग्राम लॉ, फिर पॉलीगन लॉ भी आता है। पॉलीगन लॉ आपके कोर्स में है नहीं, वो आपको फिजिक्स में पढ़ना होता है, बट यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है। पैरेललोग्राम लॉ कुछ नहीं है, इनको ऐसे ही जोड़ना है बेसिकली। अगर हमारा कोई पैरेललोग्राम हो जिसकी दो एजेस हो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दो एजेस हो, तो हमेशा यहाँ पे भी वही होगा, इसका हेड दूसरे की टेल, ये हमारे दो एडजेसेंट एजेस बन गए पैरेललोग्राम के। इनको ही हम अगर इनकी इमेज बनाएं ऐसे, ये हमारा पैरेललोग्राम टाइप का कुछ बनेगा, बशर्ते हम इसे थोड़ा और स्टिक कर लें, इसको थोड़ा ऐसे बना लें, ठीक है। यहाँ पे भी वही चल रहा है, ट्रायंगल लॉ ही तो है, पहले का हेड दूसरे की टेल। अरे भैया भूल गए, दो ट्रायंगल जोड़ के एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये आपका रिजल्टेंट निकलेगा कितना, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये चीज़, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ है, करना तो वैसे ही है। अब एक फाइनली आता है पॉलीगन लॉ, आता है एक और लॉ है हेटेरोमॉर्फस लॉ, वो बाद में देखना, लॉ ऑफ इंडिसेस भी आता है, बट अभी पॉलीगन लॉ से काम चलाओ। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है भाई, कोई वेक्टर ऐसे है, कोई वेक्टर ऐसे है, फिर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा, कोई वेक्टर ऐसे आ रहा, कोई वेक्टर ऐसे आ रहा, इन सबको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, इन सबको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, कुछ नहीं, इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी, इसे बोल दो सी, इसे बोल दो डी, इसे बोल दो ई, इसे बोल दो एफ, इसे बोल दो जी, इसे बोल दो एच। आप ये देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इन सबके जोड़ने की। सोचो 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 कैसे जुड़ेगा। आप देखो सबसे पहले आपने ए बी बनाया, ए और बी, ठीक है। ए बी के बाद मान लो सी डी आ गया, यहाँ पे आ गया सी और यहाँ पे आ गया डी, ठीक है। उसके बाद देखो ई एफ आएगा, अगर ई एफ आ गया तो दिक्कत ये है, फिर एच जी भी एरो इधर को ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, ए बी है उठाओ कोई सा भी, इसके बाद मैं एच जी उठा लेता हूँ, क्योंकि एच जी का एरो ऐसे है तो एच जी ऐसे ही आएगा, एच और जी एरो तो आगे को ही है, इसका ऊपर को है, इसका आगे को है। अब बनाओ सी डी, क्योंकि सी डी का एरो नीचे को ही है तो सी डी का एरो नीचे ही आएगा। उसके बाद कौन है ई एफ का एरो आगे को ही है तो ई एफ का एरो ऐसे आएगा, ई और एफ। देखो कंप्लीट हो गया, ये आपका पॉलीगन लॉ होता है। आपको बस ये देखना कि एरो बर्बाद ना हो। अगर मैं सीधे चलता ना, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तो ऐसे जाना चाहिए, ये एरो उल्टा आ रहा है, तो ए बी के बाद मैंने सीधा एच जी लगा दिया, इसको एरो आगे, इसका एरो आगे, इसका एरो आगे, इसका एरो आगे, सी डी का एरो नीचे, ई एफ का एरो आगे आगे, ये देखो ये आपका पॉलीगन लॉ होता है। इसको मतलब छोटा छोटा मैं फिजिक्स के जैसे यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता, थोड़ी बहुत बातें बता सकता हूँ जो मैंने बता दी है, ठीक है। अब इसमें कुछ वेक्टर्स के लॉ होते हैं, वेक्टर्स के लॉ जैसे पहला क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, मोहन सोहन भाई थे तो सोहन मोहन भी भाई हैं, इसका मतलब ए प्लस बी करते हो तो बी प्लस ए भी कर दो, बात तो एक ही आएगी।
अरे यार 2 वेक्टर को ऐड करोगे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है कि 3 भाई थे, जॉन, जॉनी, जनार्दन या अमर, अकबर, एंथनी, ठीक है। तो पहले क्या हुए, अमर और अकबर मिले, अमर अकबर मिले, एंथनी बाद में मिला। या हो सकता है कि पहले एंथनी और अमर मिल जाए और अकबर बाद में मिले, बात तो वही चलेगी। अरे तीनों को ऐड करोगे क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 + 3 + 5 10 ही तो आएगा। पहले 2 + 3 कर लो फिर बाद में 5 करो, या पहले 3 + 5 कर लो बाद में 2 करो, बात तो एक ही पड़ेगी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तीसरा है, देखो तीसरा है एडिटिव इन्वर्स या एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये बोलती है, मान लो कोई वेक्टर ए है, वो 0 वेक्टर से ऐड करता है, तो ये कम्यूटेटिव भी तो है, 0 वेक्टर को ए से ऐड करो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ए ही आएगा। ये चीज़ है, ये हमने रिलेशन फंक्शन और मैं अच्छे से पढ़ी हुई है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ इतनी तेज़ी से। देखो a + 0 है, 0 + a बराबर 1 ही आएगा। इसके बाद आप क्या करना चाहोगे, होगा तो ऐसे ही। क्लियर है? गुड। चलो अब आप उस घड़ी में आ चुके हो कि हम क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन ही करेंगे। सारे लॉ 3-4 बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। गुड।